नमस्कार दोस्तों अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस है उनकी एक रिसर्च विंग है, उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है और बहुत ही शॉकिंग क्लेम किए गए हैं। सोच के देखिए, ईरान वॉर के दौरान 42 अमेरिकन एयरक्राफ्ट, बिग ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, ये यहां पर लॉस हुआ है अमेरिका का। आप देख सकते हो ये खबर। F-15, F-35, MQ-9 रीपर ड्रोन्स, यूएस रिपोर्ट सेज 42 एयरक्राफ्ट लॉस्ट इन ईरान वॉर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वजह से फ्यूचर वॉर कैसे बदलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 की या फिर 2028, हर एक बैच अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां पर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलता है। और भी कोई जानकारी चाहिए, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर एक रिपोर्ट जारी हुई है और ये रिपोर्ट बेसिकली आया है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के द्वारा। ये अगर आप देखोगे ना, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, वहां की जो पार्लियामेंट है, उसी की ही लेजिस्लेटिव ब्रांच एजेंसी है, नॉन पार्टिजान है, मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल एफिलिएशन वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, कोई रिसर्च करना है, कोई कॉन्फिडेंशियल ऑब्जेक्टिव कुछ भी है, वो सारी चीज़ें इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है और इन्होंने ही यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट जारी की है। और बेसिकली इस रिपोर्ट में है क्या, इसमें यह बोला गया है कि जो वॉर है, ईरान वॉर, ये 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। यूएस और इजराइल ने मिलकर स्ट्राइक किया, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर। और यहाँ पर कहाँ पर स्ट्राइक हुए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल बेसेस, आईआरजीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो कैंपेन है वो धीरे धीरे एस्केलेट होता गया, लार्ज स्केल एयर वॉरफेयर में, ड्रोन वॉरफेयर में, मिसाइल एक्सचेंजेस में। और आप सबने देखा, पूरे दुनिया ने देखा किस तरह का ये पूरा वॉर चला है। और पेंटागन का ऐसा मानना है कि करीब $29 बिलियन कुछ ही हफ्ते में अमेरिका ने खो दिए, मतलब इसको वॉर को लड़ने में। सोचिए, $29 बिलियन। लेकिन यहां पर जो सबसे चौंकाने वाली बात कही गई इस पूरे रिपोर्ट में, वो ये था कि 42 एयरक्राफ्ट, अब एयरक्राफ्ट का मतलब है इनके, चाहे वो फाइटर जेट हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया, ड्रोन्स हो गया, और ड्रोन्स भी बहुत महंगे महंगे आते हैं इनके, काफ़ी बड़े ड्रोन्स होते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये आप देख सकते हो कि ये जो 42 आपके एयरक्राफ्ट हैं, इसमें से F-15E स्ट्राइक ईगल, जो कि स्ट्राइक फाइटर है, 4 इनका लॉस हुआ है। F-35A लाइटनिंग 2, ये एक लॉस हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। सबसे ज़्यादा तो यही था कि F-35 भी लॉस हो सकता है। इसके अलावा KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हो गया, 7, जो कि रिफ्यूलिंग टैंकर होता है। इसके अलावा MC-130J कमांडो 2, इस तरह के कई सारे। और यहाँ पर ड्रोन्स आप देख सकते हो, MQ-9 रीपर, MQ-4C ट्राइटॉन, ये सब। और सबसे इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 24 या 25 के आसपास अकेले ड्रोन लॉस हुआ है। अच्छा, हिस्टोरिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब से अफगानिस्तान में वॉर लड़ा अमेरिका ने, इराक में इन्वेजन किया, नेटो का जो कैंपेन चला यूगोस्लाविया चाहे लीबिया के अंदर, तो यूएस एयरफोर्स हमेशा से ओवरवेलमिंग डोमिनेंस करते आई है। मतलब उसको बीट करना किसी भी कंट्री के मान का नहीं था, अभी तक ऐसा ही लगता था। और जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं वो बेसिकली नियर जीरो ऑपोजिशन में काम करते थे। मतलब अभी तक अमेरिका ने जहाँ जहाँ पर भी वॉर किया, जहाँ पर भी अटैक किया, वो बहुत ही छोटे कंट्रीज़, बहुत, मतलब उनके पास कोई ऐसा शक्ति नहीं थी, कोई पावर नहीं था उतना ज़्यादा। तो इसी की वजह से उनको अनकंटेस्टेड स्काइज मिलता था, वो जहाँ पर जो चाहते थे वो कर पाते थे, उनके एयरक्राफ्ट के लॉसेस भी काफ़ी कम होते थे। लेकिन ईरान ने ये सब कुछ बदल कर रख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान इतना डिफिकल्ट ओपोनेंट कैसे निकला अमेरिका के लिए? सबसे पहला है ज्योग्राफी। ईरान अगर आप देखोगे, इसका वास्ट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो नदन साइड में एल्ब्रूज माउंटेन हो गया, और स्पेशली इसका जो वेस्टर्न साइड है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बन गया अमेरिका के लिए। जैग्रोस माउंटेन और डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, हार्डेंड बंकर्स थे, और इनके जो टारगेट्स थे वो काफ़ी दूरी पर थे, क्योंकि ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है ना। तो ईरान ने अपना सब कुछ एक ही जगह पर तो रखा नहीं था, काफ़ी दूर दूर यहाँ पर रखा था। और इसकी वजह से यहाँ पर जो रडार कवरेज थी अमेरिका के लिए, वो बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। एयरक्राफ्ट की ट्रैकिंग काफ़ी मुश्किल हो गई थी, रेस्क्यू ऑपरेशंस काफ़ी डेंजर हो गए थे। और जैग्रोस माउंटेन जो मैं आपको बता रहा था, स्पेशली ये कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एंड दैट इज़ वाई, इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर जब भी अमेरिका गल्फ कंट्रीज़ के थ्रू अपने फाइटर जेट वगैरह भेजता था अटैक करने के लिए, तो ये जो पर्शियन गल्फ वाला आप रीजन देख रहे हो यहाँ पर, जब भी ये आते थे, तो क्योंकि ये माउंटेनियस
रीजन है, ईरान उनके ऊपर आसानी से अटैक कर पाता था और इसीलिए इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। फिर इसके अलावा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब ईरान जो है उसके पास लेयर्ड एयर डिफेंस था, जिसमें उसका खुद का रडार, रशियन ओरिजिन सिस्टम, मोबाइल मिसाइल बैटरीज, पैसिव रडार सिस्टम। और ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि मॉडर्न एयर वॉरफेयर जो है कई चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप एनिमी के रडार को डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो कि नहीं, एयर डिफेंस को सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, आपको सेफ एयर कॉरिडोर मिल रहा है कि नहीं। तो ईरान, जैसा मैंने बताया कि इनके पास अलग अलग जगह चीज़ें थी, इसकी वजह से ये लोग आसानी से चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ और इसलिए मामला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था। फिर इसका एक और जो बड़ा कारण है वो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन। मतलब ईरान जो है वो ये नहीं, क्योंकि ईरान ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पेपर में देखोगे तो यूएस के सामने कहीं भी नहीं है पावर के मामले में, मिलिट्री टर्म्स के मामले में, तो वो प्लेन टू प्लेन मैच तो कर नहीं सकता था। इंस्टेड ईरान ने यह किया, चीप ड्रोन, सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल किया, मिसाइल सैचुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, गुरिल्ला स्टाइल एयर डिफेंस टैक्टिक्स, ये सारी चीजें उसने अपनाई। मतलब यहां पर अमेरिका के इतने महंगे महंगे ड्रोन्स, फाइटर जेट, तो सस्ते ड्रोन को छोड़कर ईरान ने जो है उनको किल करने की कोशिश की। तो इसकी वजह से यहां पर अमेरिका को काफ़ी हैवी लॉस देखने को मिला, जिसमें से सबसे बड़ा लॉस हुआ था F-35 का। F-35 इसलिए मायने रखता है और सिंबॉलिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था क्योंकि अमेरिका का ये प्रीमियर स्टेल्थ फाइटर है। यहां पर बोला यह जाता था कि ये कोई भी रडार इसको टच भी नहीं कर सकती, मतलब ये रडार को इवेड कर देगा, पता ही नहीं चलेगा एनिमी कंट्री को। और ये एडवांस डिफेंसेस के लिए, पेनिट्रेशन के लिए बनाया गया। इसकी कैपेबिलिटी अगर आप देखोगे तो स्टेल्थ शेपिंग, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब कुछ है। और एक एक फाइटर जेट $100 मिलियन से ज़्यादा कॉस्ट करता है और ईरान ने सक्सेसफुली इसको ट्रैक कर दिया और एक F-35 फाइटर जेट को मार भी दिया। मतलब ईरान ने यह प्रूव कर दिया कि स्टेल्थ इनविजिबल नहीं है, रडार टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। तो इसकी वजह से ईरान ने इनफैक्ट ये भी कहा कि वो दुनिया की पहला देश बना है जिसने F-35 को मार गिराया। अब दूसरा जो सबसे बड़ा झटका था अमेरिका के लिए वो था उनके ड्रोन्स का लॉस होना, 24 MQ-9 रीपर्स लॉस। और ये आप ऐसा मत सोचो कि ये छोटे मोटे ड्रोन्स होते हैं बस ऐसे भेज दिया। अमेरिका के ड्रोन्स बहुत कॉस्टली होते हैं। ये MQ-9 आप देख रहे हो, ये कितना ह्यूज है, इट्स अ ह्यूज। तो ये अनमैन्ड होता है लेकिन इसका साइज वगैरह काफ़ी अच्छा खासा है। और MQ-9 रीपर अगर आप देखोगे तो ये सर्वेलेंस के लिए, असैसिनेशन के लिए, असैसिनेशन मिशन के लिए, मिसाइल स्ट्राइक के लिए, टारगेट ट्रैकिंग के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो ड्रोन है अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान वॉर में, इराक वॉर में, सीरिया ऑपरेशंस में, हर जगह काफ़ी ज़्यादा काम आया है। अब ड्रोन्स का लॉस होना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हो सकता है कि ईरान ने यहाँ पर सैम जो सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल, उसका इस्तेमाल किया, GPS जैमिंग का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक बहुत ही बड़ी वीकनेस को एक्सपोज कर दिया और वो ये है कि ड्रोन का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, अमेरिका जब ये इसका ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो जब अपने वीक ओपोनेंट के सामने इस्तेमाल करता था तब तो अमेरिका को लगता था उसको कुछ हो नहीं सकता, वो आसानी से काफ़ी अच्छा काम करेगा। लेकिन जब ईरान की बारी आई तो यहाँ पर मतलब अगर कोई ऐसे कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पर स्टेट मिलिट्रीज काफ़ी एडवांस्ड हैं, उनके पास अच्छे खासे वेपन्स हैं, तो ये ड्रोन्स जो है वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाएंगे। ये वीकनेस यहाँ पर दिखती है और ये कहीं ना कहीं रेड सी के द्वारा, रेड सी में जो हौती अटैक्स हो गए, आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहां से भी आपको ये काफ़ी हद तक लेसन देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो टैंकर एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ है वो भी काफ़ी डेंजरस था। मतलब आप देखिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, मैं आपको बताऊं 7 इस तरह के 7 टैंकर्स का मतलब ये आप देख सकते हो ये काफ़ी ह्यूज होता है और ये रिफ्यूलिंग के लिए काम आता है। मतलब इसकी वजह से, मतलब इसके थ्रू जो है जो फाइटर जेट्स होते हैं उसको हवा में ही यहाँ पर रिफ्यूलिंग की जाती है। बॉम्बिंग मिशन जो है उसको सस्टेन करना, फाइटर जेट्स की रेंज को बढ़ाना, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक को अलाउ करना, तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आपके पास रिफ्यूलिंग वाला एयरक्राफ्ट होता है। क्योंकि जो फाइटर जेट है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हवा में नहीं रह सकता, उसको फ्यूल की आवश्यकता होती है और टैंकर के बिना आप ये कैसे कर पाओगे? फाइटर्स कैन नॉट रिमेन एयरबोर्न फॉर लॉन्ग, ऑपरेशनल जो रीच है वो कोलैप्स हो जाएगी। सो दैट इज वाई। और जो टैंकर्स इतना वल्नरेबल क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, ये काफ़ी ह्यूज होते हैं और ये रडार इसको इजीली कैच कर सकता है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी इस तरह के जो टैंक, ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो, ये ईरान के अंदर कभी नहीं जाएगा, ईरान के बाहर से ही यहाँ पर ऑपरेट करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने 7 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को ख़त्म कर दिया। ये दिखाता है ईरान की रीच, उसकी जो मिसाइल रीच है वो काफ़ी सब्सटैंशियल थी। इसके अलावा जो ईरानियन टारगेट जो था वो, उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो ये सब चीज़ों से ये समझ में आता है। फिर इसके अलावा
एवॉक्स आप सब जानते हो ये हवा में एक रडार की तरह काम करता है और अमेरिका का E3 सेंट्री जो रडार है एवॉक्स है वो यहाँ पर ईरान ने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आप समझिए कि जो फाइटर मूवमेंट है, मिसाइल डिटेक्शन है, ड्रोन ट्रैकिंग, ये सब सारी चीज़ों का जो काम है ये एवॉक्स करता है। तो इसको डैमेज करना मतलब आपके बैटलफील्ड की अवेयरनेस खत्म हो जाएगी, रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन कम हो जाएगा। और बिजनेस इनसाइडर का एस्टिमेट यही है कि एक E3 जो रडार है, ये जो एवॉक्स है, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का आता है। तो अगेन अमेरिका को इससे कितना लॉस हुआ होगा। फिर इसके अलावा एक काफ़ी फेमस इंसिडेंट हुआ था F-15 रेस्क्यू मिशन, अगर आपको याद होगा 3 अप्रैल को F-35E ये शॉट डाउन हो जाता है ईरान में, ईरान के एयर स्पेस में, जिसकी वजह से जो दोनों क्रू मेंबर्स थे वो इजेक्ट हो गए और यहाँ पर उनको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो गया। एक तो क्रू मेंबर तुरंत मिल गया था, लेकिन जो दूसरा क्रू मेंबर था वो माउंटेनियस टेरेन में फंसा हुआ था। इसको देखते हुए यूएस ने एक बहुत बड़ा कॉम्बैट रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया था। स्पेशल फोर्सेस, हेलीकॉप्टर सबको लगा दिए थे। बताया जा रहा है 150 एयरक्राफ्ट सपोर्ट कर रहे थे इस रेस्क्यू मिशन को, और जिसकी वजह से जो मिशन को में रेस्क्यू में लगे हुए थे उन एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर डैमेज हुआ, ईरान का जो डिफेंस सिस्टम था उसकी वजह से। तो ये सब इंसिडेंट दिखाता है कि अमेरिका इनविंसिबल नहीं है। यहाँ पर जो ग्लोबल स्ट्रैटेजिक लेसन हमें सीखने को मिलती है, सबसे पहला तो यह है कि एयर सुपीरियरिटी इज हार्डर दैन बिफोर। कि पहले अमेरिका जो अज्यूम करता था कि स्टेल्थ पर प्लस प्रिसीजन दोनों मिलाकर वो डोमिनेंस कर पाएगा, लेकिन ईरान वॉर में ये दिखता है कि यहाँ पर जो सोफिस्टिकेटेड डिफेंस है वो भी सीरियसली लॉस हो सकते हैं। जो कंटेस्टेड एयर स्पेस है वहाँ पर अमेरिका चाहे कि उसके जो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं वो बचकर निकल जाएंगे, ये अब उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और स्पेशली एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म, ये एवॉक्स, टैंकर्स, ड्रोन्स, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर अगेन अमेरिका को फाइनेंशियली भी काफ़ी लॉस हुआ। फिर इसके अलावा फ्यूचर वॉर की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी अलग चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहले क्या होता था कि मान लो आपने तुरंत काफ़ी सारी बॉम्बिंग कर दी, ख़त्म कर दिया, सरफेस को फ्लैट कर दिया, तो आपको लगेगा आप वॉर को जीत गए। लेकिन फ्यूचर वॉर में अब आपको बहुत सारी चीज़ों को सस्टेन करना पड़ सकता है, जैसे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मिसाइल स्टॉक पाइल कॉम्पिटिशन लगेगा, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी हर एक देश बढ़ाने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात है इस पूरे वॉर से जो समझ में आता है वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। मतलब सिंबॉलिक जो डैमेज है यूएस के प्रेस्टीज का वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि कई दशकों तक अमेरिका का जो एयर पावर है वो इनवल्नरेबल कहलाता था। एयरक्राफ्ट की लॉस की वजह से यहाँ पर अब चीज़ें काफ़ी बदलेंगी और इसकी वजह से चाइना की मिलिट्री प्लानिंग, रशियन डॉक्ट्रिन, नेटो की स्ट्रैटेजी, ये सब में भी आपको अलग चीज़ बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये वीडियो एंड होने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली अभी इस रिपोर्ट को, इस लॉसेस को पब्लिश नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये जो रिपोर्ट है सीआरएस की, ये काफ़ी क्रेडिबल है। हो सकता है नंबर और ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, ये अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा झटका था। स्पेशली इस रिपोर्ट आने के बाद और ज़्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा अमेरिका के ऊपर। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ वॉर्स को दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये जो वॉर्स दिए गए हैं यहाँ पर, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, कब पहला कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, इस तरह से। इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव 2027-28। कोई भी अगर आपको डाउट है, मान लीजिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कब प्रिपरेशन होगी, 1-to-1 मेंटरशिप कैसे मिलेगा, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।